तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 14 जून और 14 जून के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं करंट अफेयर्स आज के। तो मादक पदार्थ तस्करी रूल दोस्तों, ये आज के ही पेपर में आया है कि अपने यहाँ पे अफीम वगैरह, स्मैक वगैरह की डिलीवरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे केसेज बहुत ज़्यादा आए हैं। तो दोस्तों ये इसलिए दिया है बिकॉज इसमें पुलिस की भागीदारी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। मतलब मिली है, आपको पता है भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल्स की हत्या भी कर दी गई थी इस मामले में। तो अपन को इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ना, लेकिन अपन को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि राजस्थान में कहाँ ये सब बनता है और किस रूट से इसकी डिलीवरी होती है। कई बार मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, ये जो मादक पदार्थों वाले। और इंटरव्यू में तो दोस्तों 100% ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि ये बहुत चर्चा में है, तो इसका रूट क्या है, क्या इसकी समस्याएं हैं, कारण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, मतलब कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो और भी नहीं तो कम से कम अपन रूट तो देख ही लेते हैं जो आज के पेपर में आया था। तो राज्य में मारवाड़ से पंजाब तक के तस्करों का जाल फैला हुआ है। मारवाड़ से लेकर पंजाब तक दोस्तों, पूरे अगर राजस्थान की बात अपन करते हैं तो थोड़ा सा जैसे यू नक्शा मान लीजिए, तो ये है अपना मारवाड़ वाला एरिया। तो मारवाड़ से लेकर इधर होते हुए पंजाब तक, यहाँ तक दोस्तों ये जाल फैला हुआ है। इसके अलावा बनता है यहाँ पे नीचे वाले इलाकों में मारवाड़, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में, है ना, इनमें बनता है दोस्तों। ये प्रतापगढ़ में बनता है ना, इनमें बनता है। और यहाँ से दोस्तों इधर सप्लाई होता है, यहाँ होता हुआ इधर सप्लाई होता है, ठीक है। और बाकी हम आगे देख ही लेते हैं। राज्य में मारवाड़ से पंजाब तक तस्करों का जाल फैला है और ये लोग राजस्थान में खपत के साथ ही पंजाब में भी नशा फैला रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थान में तो कर ही रहे हैं डिलीवरी, इसके साथ ही पंजाब तक ये नशा भेज रहे हैं। उदयपुर, प्रतापगढ़, बेंगू, सिंगोली, छोटी सादड़ी के आसपास ये खेप तैयार होती है। तो बनता कहाँ पे है? उदयपुर, प्रतापगढ़ में बनता है, बेंगू में बनता है, सिंगोली में बनता है और छोटी सादड़ी के आसपास वाले क्षेत्रों में बनता है। और इसमें एमपी के कुछ क्षेत्र भी शामिल है, बिकॉज अब अपनी जो नीचे वाले प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये एमपी को टच करते हैं। तो एमपी का कुछ क्षेत्र भी इसी में शामिल है और इसी बॉर्डर पे दोस्तों ये चीज़ें बनती हैं। और इसमें एमपी का कुछ क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ से दोस्तों ये बस्सी, मतलब जयपुर वाला जो बस्सी है उधर भी जाता है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गोगुंदा, पिंडवाड़ा और सिरोही और पाली होते हुए जोधपुर तक जाता है। तो दोस्तों उदयपुर से तो सिरोही, पाली होते हुए जोधपुर तक जाता है ना। एक रास्ता तो इधर से जाता है कि चित्तौड़गढ़ इसमें बना, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और एमपी के रूट पे बना, फिर उदयपुर से होता हुआ गोगुंदा, पिंडवाड़ा, फिर सिरोही होता हुआ, पाली से होता हुआ जोधपुर तक पहुँचता है, ठीक है। और एक दूसरा मार्ग अपन देखते हैं, वैकल्पिक मार्ग में कोटा, और कोटा से जयपुर जाता है और जयपुर से दोस्तों अजमेर और अजमेर से फिर पाली, है ना, और फिर जोधपुर के नज़दीकी इलाकों में। तो 2 मार्ग अगर आपको पूछे कि किधर किधर से सप्लाई होता है तो 2 मार्ग है। एक तो डायरेक्ट दोस्तों जोधपुर, मतलब जो कोट इसमें उदयपुर में पैदा होता है और उदयपुर से होता हुआ यह जाता है उदयपुर, और उदयपुर के बाद में सिरोही, पाली और जोधपुर तक जाता है। और दूसरा जो मार्ग है, अगर मान लो इधर इनको पुलिस का ज़्यादा डर लगता है, तो दूसरा जो मार्ग है वो कोटा से जयपुर और अजमेर और पाली और फिर जोधपुर में जाता है ना। यहाँ पे मतलब नशे की सप्लाई होती है, नशीली चीज़ों की। तो राज्य के सीमावर्ती जिलों प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में और कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है। अगर हमारे राजस्थान की बात करें सिर्फ, तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा, इनके जो गाँव हैं दोस्तों, जहाँ पर पुलिस वगैरह की प्रशासन की पहुँच नहीं होती है, वहाँ पर अफीम की खेती होती है, ठीक है। और कई बार पुलिस की मिली भगत भी होती है, पुलिस को पैसे खिला देते हैं और अफीम मतलब उगाते हैं, आपको पता है। और अफीम को दोस्तों अवैध रूप से परिष्कृत कर ब्राउन शुगर और स्मैक बनाने का काम भी यहीं पे होता है। फिर अफीम को क्या कर लिया जाता है? परिष्कृत कर लिया जाता है और उससे क्या बनाते हैं? फिर स्मैक बनाते हैं और ब्राउन शुगर बनाते हैं। ये 2-3 नशीली चीज़ें इनसे बनती है और यही से यह मादक पदार्थ 2 मार्गों, एक मारवाड़ तक और दूसरा मारवाड़ क्षेत्र से होता हुआ पंजाब तक। तो आपको पता है एक तो जोधपुर तक जाता है और फिर दूसरा जोधपुर होता हुआ पंजाब तक आगे जाता है और यहाँ तक पहुँचता है। तो अगर नशे के मार्ग की बात की जाए, कहाँ पैदा होता है, कहाँ से किधर जाता है, कौन सा वैकल्पिक मार्ग है, किन राज्यों में बनता है, कहाँ अफीम पैदा होती है, फिर कहाँ उसका परिष्करण होता है, तो ये सारी चीज़ें ये इंटरव्यू की दृष्टि से, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इंटरव्यू की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मुद्दा फिलहाल अखबारों में चल रहा होता है तो वो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। और आज के शायद पत्रिका में ये बड़ी न्यूज़ थी, ये इसमें मतलब तस्करी वाली, इसलिए मैंने ये वाली न्यूज़ आपको दे दी, क्योंकि इंटरव्यू वाले बच्चों से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
बीड मॉडल दोस्तों चर्चा में है, तो आखिर है क्या बीड मॉडल, क्यों लाया गया है बीड मॉडल, कौन सी सरकार का है, कौन से राज्य का है, तो ये सब हम जानेंगे। बिकॉज किसान चर्चा में है और किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हमसे पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन हो सकता है बीड मॉडल। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीड मॉडल का राज्यव्यापी कार्यान्वयन करने का आग्रह किया है। तो दोस्तों ये राजस्थान का नहीं है, ये है महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार के कुछ इलाकों में जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, उस फसल बीमा योजना में बीड मॉडल लागू किया गया था। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने डिमांड करी है कि इसे कुछ इलाकों में ना लागू करके पूरे राज्यव्यापी कार्यान्वयन इसका किया जाए, है ना, पूरे राज्य के किसानों को ही बीड मॉडल के तहत बीमा दिया जाए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसमें सरकार रबी और खरीफ की फसलों के लिए हमें अलग अलग प्रीमियम पे अलग अलग तरह का बीमा देती है। तो वही है यह बीड, मतलब वही है फसल बीमा योजना। तो मैंने महाराष्ट्र का मॉडल है, मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हूँ आगे मैं बताऊँगी कि मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, हम तो राजस्थान के हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो पहले ये देख लेते हैं, बीड सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित एक जिला है जो बीमा कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। दोस्तों बीड एक इलाके का नाम है जो मराठवाड़ा क्षेत्र में है महाराष्ट्र के में, और एक सूखाग्रस्त जिला है ना, जहाँ पे अधिकतर सूखा रहता है। और बीमा कंपनियों के लिए, क्योंकि फसल बीमा देना पड़ता है, सरकार ने बीमा कंपनी जो रजिस्टर्ड कर रखी है उनके लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। वो कैसे, वर्ष 2020 की खरीफ फसल के दौरान राज्य के कृषि विभाग ने इस जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव करने का फैसला किया। मतलब 2020 में जो खरीफ की फसल होती है उसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा देना होता था ना, उससे कुछ चेंजेस किए। वो बीमा अब इस जगह पे बीड में अलग तरह से दिया जाना था, है ना, ये उस योजना में चेंजेस किए गए तथा इस योजना को राज्य द्वारा संचालित भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा लागू किया गया। तो इसे किसने लागू किया, भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो है, तो उसने यहाँ पे लागू किया, है ना। बीड जो मॉडल की आप बात करें वो वाला मॉडल। नए दिशा निर्देशों के तहत बीमा कंपनी कुछ चेतावनियों के साथ एकत्र किए गए प्रीमियम राशि के 110% का सुरक्षा कवर प्रदान करेगी। मतलब दोस्तों बीमा कंपनियां हमसे करती क्या है, हम बीमा कंपनियों को कुछ प्रीमियम देते हैं, है ना, और उस प्रीमियम के लगभग दोस्तों उतना ही जितना हम प्रीमियम देते हैं या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा मान लो, हमें जब हमें ज़रूरत होती है बीमे की तो बीमा प्रदान करती है। लेकिन जो बीड मॉडल है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर बारिश नहीं होती, अधिकतर सूखा पड़ता है, तो सरकार ने उन किसानों को लाभ दिलाने के लिए बोला कि जितनी भी प्रीमियम राशि होगी ना, उस राशि के 110% का सुरक्षा कवर देना पड़ेगा। मतलब अपने पैसों में से इनको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो 110% सुरक्षा कवर देने का फैसला सरकार ने किया। यदि मुआवजे की राशि प्रदान किए गए सुरक्षा कवर से अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार ने ये जो कंपनी निश्चित की थी कि जिस कंपनी को बीमा देना था, तो सरकार ने कहा कि मुआवजे की राशि जो मतलब किसानों को देनी है, मान लो किसानों की फसल खराब हो गई है, अब किसानों को बीमा देना है कंपनी को, तो किसानों को कंपनी का बीमा कितना देना है, जितना किसान ने प्रीमियम जमा करवाया है ना, उसका 110% बीमा किसानों को देना है। ठीक है, 110% देना है। लेकिन अगर यह बीमा कम पड़ता है ना, सुरक्षा कवर राशि अगर कम पड़ती है, तो जो एक्स्ट्रा राशि है ना, जो एक्स्ट्रा राशि है उसका भुगतान कौन करेगा, उसका भुगतान उस कंपनी को राज्य सरकार करेगी, है ना। तो यह मॉडल अपनाया गया था बीड मॉडल। आप समझ गए होंगे बीड मॉडल क्या है। बीड मॉडल ये था कि बीड एक क्षेत्र है मराठवाड़ा का जो लगातार मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली सूखे से ग्रस्त होता है, वहाँ पे किसानों को अधिकतर नुकसान होता है। तो जब खरीफ की फसल आई 2020 में, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो वहाँ पे लागू थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसमें कहा गया कि जो किसान हैं उनको उनकी प्रीमियम राशि का 110% का बीमा कवर, 110% का सुरक्षा कवर देना पड़ेगा। ठीक है, अब 110% का सुरक्षा कवर देना, और अगर मुआवजे की राशि जो प्रदान की जाती है वह सुरक्षा कवर से अगर अधिक होती है ना, मतलब जितना मुआवजा देना है वो सुरक्षा कवर से ज़्यादा होती है, तो सरकार जो जितनी राशि ज़्यादा देनी है वो सरकार कंपनी को दे देगी, है ना। तो ऐसा यह मॉडल अपनाया गया था। तो बीड मॉडल समझ में आ गया। सामान्य मौसम में जब किसानों को न्यूनतम हानि होती है तो राज्य सरकार को प्रीमियम राशि वापस मिलने की उम्मीद होती है, जिसे आगामी वर्ष में योजना के वित्त पोषण हेतु एक कोष में एकत्रित कर लिया जाता है। और अगर दोस्तों मौसम सामान्य है और मान लो लोगों को मुआवजा नहीं देना पड़ा, तो जो राशि सरकार ने पहले से रख रखी है वो राशि सरकार को वापस मिल जाएगी, है ना। तो वापस मिलेगी तो इस राशि को आगामी वर्ष के लिए वित्त पोषण के लिए रख लिया जाएगा, ताकि जब आगे कभी मुआवजा देना पड़ेगा तो उसी राशि का उपयोग कर लिया जाएगा, उसका एक अलग से
कोष बना लिया जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतर मॉडल इसे अपनाया गया था बीड मॉडल को। तो यह मॉडल, बीड मॉडल से बीमा कंपनी के मुनाफे में कमी आने की संभावना थी। ऑफ कोर्स दोस्तों बीमा कंपनियों को तो कमी होगी, क्योंकि देखो अगर किसानों को नुकसान हो रहा है तो बीमा कंपनियों को ज़्यादा सुरक्षा कवर देना पड़ रहा है। अगर किसानों को नुकसान नहीं हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा बीमा के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें एक कोष में रखना है। तो ऑफ कोर्स की बात है बीमा कंपनियों को फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। और इससे राज्य सरकार के दूसरे धन के स्रोत तक पहुंच भी होगी। मतलब सरकार को तो फायदा हो रहा है क्योंकि कोष में पैसे एकत्रित हो रहे हैं। यद्यपि इस मॉडल से किसानों के लिए कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं था, किसानों को लाभ नहीं था क्योंकि किसानों को तो सिर्फ मुआवजा ही तो मिल रहा था और किसानों को थोड़ी कोई एक्स्ट्रा लाभ था। तो अब दोस्तों इस सरकार ने, जो महाराष्ट्र की सरकार, इसने कहा है कि ये जो बीड मॉडल है ये पूरे राज्य में लागू किया जाए। अभी तक जो बीड क्षेत्र में लागू था इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ भी दोस्तों, क्योंकि किसानों से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, अगर कोई बड़ी योजना, कोई डिफरेंट योजना लॉन्च हुई है तो वो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किसान हमेशा चर्चा में रहते हैं। अगर किसान आंदोलन की बात करते हैं, अगर किसान आंदोलन से मोस्टली एक क्वेश्चन तो इंटरव्यू में बन ही जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है तो हो सकता है इंटरव्यूअर ने भी बीड मॉडल पढ़ा हो, कहीं चर्चा सुनी हो, तो ये मॉडल सुर्खियों में अगर मतलब आया हुआ है तो अगर उनको याद आ जाता है तो हमसे पूछ लिया जाता है। तो हमें इसके बारे में डीप जानकारी नहीं, लेकिन कम से कम मोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए। हमारे लिए उतना ही तो अच्छा होगा जितना हम कम सॉरी बोलेंगे। कम से कम वो हमसे ये डिमांड नहीं करते हैं कि हम हर एक फैक्टर की डीप नॉलेज रखें, बस वो डिमांड करते हैं कि हम एक हर एक फैक्टर में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि हमारी, जैसे मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है लेकिन मेरी मैथ्स तो बिल्कुल ही जीरो है, और बिल्कुल है भी, लेकिन मतलब वो लोग चाहते हैं हमें सामान्यज्ञ बनाना, कि हमें हर एक फैक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और एक्चुअली आरएस में हमें मैथ्स का नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि हमने प्री में मैथ्स और रीजनिंग क्लियर करी है ना। तो अगर हमें नॉलेज नहीं होता तो हम नहीं करते। तो हमें जितनी ज़रूरत है उतनी हमें मैथ्स भी आती है, जितनी है उतनी साइंस भी आती है, उतना हमें प्रशासन भी सिखाते, उतना हमें नीति शास्त्र भी सिखाते, उतना हमें ये कॉमर्स भी सिखाते हैं, सब कुछ हमें सिखाते हैं, क्योंकि वो हमें आजकल विशेषज्ञ की जगह सामान्यज्ञ की डिमांड होती है ना। तो इसीलिए कि अगर बीड मॉडल हमसे पूछ लिया जाए तो हमें 2-5 लाइन्स उसके बारे में आने चाहिए। बाकी एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ आएगा, है ना। एग्ज़ाम में इतनी आने की संभावना नहीं है। एक दोस्तों AISHE रिपोर्ट है ये, तो ये रिपोर्ट आई है, तो हमसे विशेषकर जो बच्चे एजुकेशन से संबंधित है, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लाइक टीचर है, प्रोफेसर है, उनसे पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी ये चर्चा में है और अभी नई नई आई है। तो 21 को इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले ही हैं 10 दिन बाद में, अब तो 10 दिन भी नहीं बचे हैं। तो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले तो, और प्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। मेंस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह की अगर रिपोर्ट्स हम यूज़ करते हैं, अगर मान लो नहीं आता है तो निबंध मिल जाता है, निबंध में कर दीजिए, कहीं भी चेप दीजिए। अगर आपने, जैसे ये रिपोर्ट्स आई है और ये आप है ना 2-3 तो सूचकांक, जैसे कि ह्यूमन राइट इंडेक्स हो गया, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स हो गया, है ना, ऐसे 4-5 सूचकांक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो जैसे कि फ्रीडम प्रेस इंडेक्स हो गया, है ना, और डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, ये लिख के रखिएगा। मतलब सामने जहाँ आप पढ़ते हो, जिस टेबल पे आप पढ़ते हो उसके सामने लिस्ट बना के ये इंडेक्स लिख के रखिएगा। इसमें इंडिया की रैंकिंग कोई ज़्यादा, मतलब एक दो नंबर का ही असर होता है। जैसे कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अपन ने बात करी थी, तो सामने दीवार के चिपका लीजिएगा। अब है ना, आपका टारगेट है क्वेश्चन आए ना आए, आपको वो डेटा चेपने हैं कहीं भी मेंस में। और अगर मतलब कि, क्योंकि दोस्तों सब लोग डेटा यूज़ नहीं करते हैं, और जो ऐसे डेटा यूज़ करते हैं वो आंसर को इम्प्रेसिव बनाता है ना। तो हमें, जैसे कि ये रिपोर्ट है, अब ये एजुकेशन से रिलेटेड हमें कहीं भी बात मिल जाए, कोई भी पैराग्राफ मिल जाए, कहीं ना कहीं चेपनी है। कि जैसे ना मैं आपको बोल रही थी किस चीज़ के बारे में, हाँ, न्यायिक सक्रियता के बारे में बोल रही थी कि जब पॉलिटी का पेपर हुआ था, 3rd पेपर में आई थिंक पॉलिटी आती है, तो उसमें ना ये क्वेश्चन नहीं मिला था मुझे, न्यायिक सक्रियता वाला, और ये बहुत अच्छे से याद भी था, इसके बहुत एग्जाम्पल भी थे। तो ना इसके बारे में मुझे मिल गया हिंदी में निबंध, आई थिंक निबंध ही था वो, और वो न्यायिक सक्रियता के बारे में ही था। मतलब इस न्यायपालिका रिलेटेड ही कुछ निबंध था। तो मैंने जितने भी मेरे आसपास के बच्चों से पूछा बाद में, तो बहुत कम लोगों ने वो वाला टॉपिक चुना और उस पर निबंध लिखा, लेकिन मैंने वही वाला टॉपिक चुना क्योंकि मुझे वो चीज़ें याद थी, और मतलब उसके बारे में बहुत सारे डेटा याद थे और मुझे वो यूज़ करने थे। भाई मुझे कहीं भी चेपने थे, मैंने चेप दिए, है ना। तो
इसीलिए मैं बोलती हूँ कि शिक्षा से संबंधित कोई पैसेज आ जाए, मतलब कोई अपने बहुत सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश में बहुत सारी आती है, पल्लवन आता है, संक्षिप्तीकरण आता है ना, और क्वेश्चंस में आती है, जैसे कि ऐसे ही आ जाए कि राजस्थान की पिछड़ी स्थिति है और इसे सुधारने के लिए क्या। अब इसमें आप शिक्षा को यूज़ कर लिया है ना, और शिक्षा के लिए 2-3 रिपोर्ट भी दे दिया आपने, असर रिपोर्ट का नाम लिख दिया कि लाइक असर रिपोर्ट में राजस्थान का इतना स्थान है और AISHE रिपोर्ट में राजस्थान के ये स्थान है। तो इस तरह से दोस्तों अपने क्वेश्चन को प्रभावी बना सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो हमें मिल ही जाता है, लाइक पर्यावरण से रिलेटेड हमें एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाता है ना, और डेमोक्रेसी से रिलेटेड मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का हमें वेट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये जो डेटा जो मैं आपको अब बताती हूँ, असर रिपोर्ट, AISHE रिपोर्ट है ना, इनको ना सामने लिख के रखना है, और आपका टारगेट है कि मेंस में ये आपको चेपने हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि मेंस में आप इस तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट है ना। तो रिपोर्ट तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि हायर एजुकेशन रिपोर्ट है, हायर एजुकेशन का सर्वे इन्होंने किया है। तो 2020 की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, कि पहले जितने छात्रों का नामांकन उच्च शिक्षा में होता था, इस बार उससे ज़्यादा हुआ है। इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में महिला छात्रों के नामांकन में 18.2% की वृद्धि रही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है वहाँ भी ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कि AISHE रिपोर्ट, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो महिलाओं के नामांकन में उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी महिलाएं सशक्त हो रही है, सशक्त होने की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं। और आने वाले भविष्य में महिलाएं, आज जैसे कि हमारे यहाँ पे कितनी % महिलाएं विधानसभा में, MLA मतलब कितनी % है, लगभग 12%। तो हो सकता है कि जितनी ज़्यादा पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उतनी ज़्यादा तो आगे पॉलिटिक्स में भी आएंगी। तो हो सकता है ये रिकॉर्ड हमें बढ़ के 20 to 30% तक पहुँच जाए, है ना, ऐसे भी हो सकता है। पिछले 5 वर्षों में आगे देखते हैं, पिछले 5 वर्षों के दौरान हायर एजुकेशन में 11.4% की वृद्धि देखी गई, और यह बढ़ोतरी छात्र नामांकन के मामले के आधार पर की गई। मतलब नामांकन के मामले जो हायर एजुकेशन में पहले कम होते थे, उसमें 11.4% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 सालों में। इसके अलावा देश में उच्च शिक्षा में GER मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के अनुपात 27.1% बढ़ गया है। मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी बढ़ गया है। हालांकि पिछले वर्ष की संख्या 26.3% की तुलना में बहुत मामूली बढ़त दर्ज की गई है। 5 सालों में तो दोस्तों वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम वृद्धि हुई है। वो अपन को पता ही है कि पिछले वर्ष कोरोना था तो कहाँ कौन पढ़ रहा था, है ना। रिपोर्ट 2020 के अनुसार अधिकतम संख्या के छात्र BA में नामांकित हैं, वहीं BA के बाद BSc और BCom में। तो सबसे ज़्यादा बच्चे दोस्तों BA में एनरोल हो रहे हैं। हमारे जैसे बच्चे हैं बेचारे जो BA में एनरोल हो रहे हैं, और BA के बाद में BSc में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, और फिर BCom में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है। वहीं 32.7% छात्रों ने UG में ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस मतलब कला के क्षेत्र में 32.7% बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़ कोर्स को चयन किया है, जबकि साइंस में 16%, कॉमर्स में 14%, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में महज 12.6% का नामांकन करवाया। तो वैसे भी दोस्तों हमें पता है आर्ट्स में ही बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो वही चीज़ यह भी दिखा रहा है, आर्ट्स के बच्चे ही ज़्यादा है यहाँ भी, और इसके बाद में साइंस में है, और इसके बाद में कॉमर्स में है। 1 मिनट। हाँ, तो जबकि सबसे ज़्यादा तो है दोस्तों 32% बच्चे तो ह्यूमैनिटीज़ में है, जबकि साइंस में 16% है, और कॉमर्स में 14 है, और इंजीनियरिंग में 12% बच्चे ही हैं। भारत में PhD करने वालों की संख्या भी पिछले 5 सालों में आधे से ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा देश में युवाओं का रुझान MBA, B.Ed और LLB जैसे प्रोफेशनल कोर्सों की तरफ भी ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों PhD वालों की भी बढ़ी है संख्या, MBA की वालों की भी बढ़ी है, MBBS वालों की भी बढ़ी है। मतलब जहाँ हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है सभी कोर्सेज में एनरोलमेंट बढ़ा है। तो ये कुछ डाटा है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई निबंध आता है अपने यहाँ पे एग्जाम में या फिर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, तो इस तरह के डाटा आप यूज़ कर सकते हो। इस रिपोर्ट का नाम लिख के अंदर ऐसा भी डाटा दे दोगे ना कि इस क्षेत्र में बढ़ी है, मतलब ये भी नहीं लिखोगे इतनी % बढ़ी है, उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लिख दोगे कि महिलाओं का योगदान बढ़ा है, ये बढ़ा है, तो भी अच्छा क्वेश्चन अपना, अच्छा आंसर अपना बन जाएगा। एक दोस्तों ऐप लॉन्च हुआ है, नमस्ते योग ऐप। तो हमारा योग दिवस आने वाला है 21 जून को, और आपको पता है हमेशा चर्चा में रहता है, बिकॉज इनिशिएटिव करने वाला इंडिया ही था उसका। तो इसलिए इसके बारे में कोई भी छोटी सी जानकारी आती है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, हो सकता है इंटरव्यू में ही पूछ ली जाए। तो
11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए कर्टेन रेजर इवेंट के दौरान एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था दोस्तों। जो योगा दिवस आने वाला है 21 को, तो उसके लिए 11 जून को एक इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज हुआ था। उसमें नमस्ते योग नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। यह ऐप योग को समर्पित है ना। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया। तो कार्यक्रम किसने बुलाया था? आयुष मंत्रालय ने। और कहाँ बुलाया था? जो मतलब अपना जो संस्थान है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, उसके सहयोग से। नमस्ते योग ऐप जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसे योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बड़े समुदाय में के लिए इसे सुलभ बनाने के उद्देश्य से, मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, नमस्ते योग ऐप नाम है तो योग के बारे में जागरूकता ही फैलाएगा, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा योग करने के लिए बढ़ावा दे, इसके लिए सूचना हमें इस ऐप से मिलेगी। राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली के तहत मनाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद कर लेना आप, बिकॉज बहुत सारे लोगों की मेंस में इंटरव्यू में हॉबी होती है योगा, और जिनकी हॉबी योगा है उनसे ये थीम पूछी ही जाएगी, क्योंकि 21 को ही इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। 21 को ही दोस्तों योगा डे है, तो योगा डे से रिलेटेड सब कुछ पढ़ के जाना है, कब शुरू हुआ था, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ भी लिखा है। और इस बार की थीम क्या है? योगा एट होम योगा विद फैमिली, ये इस बार की थीम है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान, कौन से सत्र में? 69वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में प्रस्ताव पारित किया था, और संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में, मतलब 69वां सत्र था और वर्ष था दिसंबर 2014, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भारत का प्रस्ताव मान लिया था और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। पहला योग दिवस जब मनाया गया 2014 में प्रस्ताव माना गया था, फिर पहला योग दिवस हमने मनाया 2015 में, और वो कहाँ मना था? राजपथ नई दिल्ली में। इसमें लगभग 35,985 लोगों ने के साथ दुनिया का पहला बड़ा योग सत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा योग सत्र था दुनिया का, इतने बड़ी संख्या में एक जगह एकत्रित होकर कहीं योग नहीं किए गए थे। तो दोस्तों ये है योग के बारे में। तो 21 को इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो सब लोग योग के बारे में कम से कम पढ़ के जाना है, और थीम इस बार की पढ़ लेना, और नमस्ते योग ऐप क्या है ये भी पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।